हेलो दोस्तों। मेरे चैनल वेदाकुलम में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं क्लास 12 के अंदर उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जिसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक रो होती है बस। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब सीधा का बात मतलब ये हो गया हैविंग ओनली वन रो। अब रो एक होनी चाहिए, उसके पास कॉलम 10 हो 20 हो 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हो गया कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 5 4 9। तो देखिए हमारे पास इस पे रो कितनी है 1 और हमारे पास इसके पास कॉलम कितने हो गए 3। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया 1/3। तो जनरली एक रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 1 × n होता है, 1/n का ऑर्डर होता है। जनरल ऑर्डर हमारे पास ऐसे लिख सकता हूं इसको, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स जो होती है, अगर कोई लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर यही हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बन जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हैविंग ओनली वन कॉलम। तो जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसके पास हमारे पास हो गया 5 4 9, ये हमारे पास बन गया कॉलम मैट्रिक्स। अब रो कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने हो गए 1। तो इसका जो जनरल हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, जनरल ऑर्डर बनेगा हमारे पास इसका n/1। ये इसका हमारे पास जनरल ऑर्डर बन गया। बात समझ में आया। चलिए तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इसके 4th चैप्टर आएगा उसमें जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। ठीक है तो नंबर ऑफ रोज मतलब m, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n। तो अगर m बराबर n हुआ तो वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। यानी इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा या तो ये m/m होगा या हमारे पास ये n/n होगा। इस तरीके का भी ऑर्डर बनेगा, जैसे हमारे पास 2/2 का हो गया, 3/3 का हो गया, 4/4 का हो गया। ये जनरली सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूँ 1 4 6 9, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 2/2 का। इसी तरीके से हमारे पास एक और बना लेते हैं 1 4 6 1 2 3 2 3 4, ये हमारे पास 3/3 का हो गया। तो ये हमारे पास जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल, 2 2 जा 4 एलिमेंट हैं। इसमें कितने एलिमेंट है 3 3 जा 9 एलिमेंट है। तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है A11 A12 A13, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसमें ये वाला हमारे पास, ये भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, और इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, हम डायगोनल बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल होता है और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे जनरली ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जब ये डायगोनल है तो इसको भी तो डायगोनल बोल सकते हैं। नो, डायगोनल हमेशा ये ही होता है फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल एलिमेंट वो होगा जिसमें A11 A22 A33 A44 ये वाले एलिमेंट आए। मतलब वो एलिमेंट जिनमें I और J इक्वल होते हैं उनको मिलाकर जो मैट्रिक्स बनेगा
उसको उसके डायगोनल को हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए। सो द फोर्थ जो हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होता है। मीन्स डायगोनल को छोड़ के अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे अगर मुझे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन वेयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे हो जाए 0 0 0 4 0 0 0 0 तो क्या मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहूँगा? यस, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। एटलीस्ट हमारे पास कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो डायगोनल के अंदर। अगर ये भी ज़ीरो हो जाता तो तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। तो ये बात समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना। चलिए, हमारे पास जो फिफ्थ मैट्रिक्स है दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, बेसिकली ये एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है। स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका हर डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, हैविंग ईच डायगोनल एलिमेंट सेम। जैसे अगर हमारे पास ये है 5005 तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, या अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये एग्जांपल मैंने किस लिए लिया अभी मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। सिक्स्थ मैट्रिक्स हमारे पास लिया जिसको बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। इसको कई बार हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको स्पेशली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और ये भी एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1। बात समझ में आया? ये वाला मैट्रिक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यानी हमारे पास 1 0 0 1 तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 तो इसको I2 भी लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कहीं लिखना है हमें I3 तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 by 3 का हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स हुआ या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स भी अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स भी अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स तो इस वजह से हुआ, स्केलर मैट्रिक्स क्यों हुआ? दोनों एलिमेंट बराबर हैं। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स तो ये है ही है। तो अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना हो कि यूनिट मैट्रिक्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको। ए आई जे ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन बाई एन वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कब? जब आई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 1 व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। अगर ये कंडीशन है तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई किसकी? यूनिट मैट्रिक्स की। बात समझ में आया आपको? ठीक है, इनकेस नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। चलिए सेवेंथ मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं हम ज़ीरो मैट्रिक्स। ये भी बहुत काम आने वाला है हमारे पास। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारे पास एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है
या मैं आप कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट एवरी एलिमेंट शुड बी ज़ीरो। दूसरी चीज़, नीड नॉट टू बी a square matrix। क्लियर? सो अगर मैं बात करता हूँ 0 0 0, ये भी हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करता हूँ इसको रहने दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 0 0 0, ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। बेसिकली ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये O1 हो गया, ये भी O1 हो गया। अगर मैं आपको लिखता हूँ, हमारे पास O2/2, ये 1/3 हुआ, ये 3/1 हुआ। अगर 2/2 लिखता हूँ तो ये 0 0 0 0 हुआ। अगर हमारे पास O3 लिखता हूँ तो ये, आप समझ गए हैं मेरा कहने का मतलब क्या है, कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। चलिए, अब हमारे पास 8th नंबर का मैट्रिक्स लेके चलते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स बहुत होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वही करा रहा हूँ जो हमारे पास 12th के सिलेबस में। नेक्स्ट इज़ द कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम दीजिएगा अपना यहाँ पे, कि बेसिकली कंपेरेबल मैट्रिक्स होने के लिए, कंपेरेबल कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स नहीं होता। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और ये मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको कॉल करता हूँ ए आई जे, और बी इज़ इक्वल्स टू बी आई जे। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। क्लियर? अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे। मीन्स अगर ये इसका ऑर्डर m बाई एन है तो इसका ऑर्डर भी m बाई एन होना चाहिए। मीन्स टू मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और ये मैट्रिक्स है 2 -5 1 0 3 6, और एक दूसरा मैट्रिक्स है B दैट इज इक्वल्स टू 3 7 0 0 4 9, और एक तीसरा मैट्रिक्स है C दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए, इस ए मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है वो दैट इज़ 2/3, बी का भी ऑर्डर है 2/3, और इसका ऑर्डर है 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए और बी आपस में कंपेरेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। लेकिन ए बी के कंपेरेबल नहीं होगा, बी सी के कंपेरेबल नहीं होगा, ए सी के कंपेरेबल नहीं होगा, ए सॉरी इसको छोड़ दिए, बी सी के और ए सी के कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये 2/3 है, ये 3/2 है। हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब ये नहीं है कि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इक्वल हो गए। हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर मीन्स जितनी रो पहले मैट्रिक्स में है उतनी ही दूसरे में होनी चाहिए, जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में उतने ही दूसरे में होने चाहिए। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 9, दैट इज़ कॉल्ड द इक्वल मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारे पास बोर्ड में लगभग प्रॉब्लम बनती है। यहाँ पर भी देखो बहुत, ये हमारे पास, इसका डेफिनेशन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके बताऊँ। अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स, if two matrix are comparable and also their elements are same, then they are called equal matrix। तो देखो, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, हमारे पास वो कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल होने का मतलब क्या है? हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका। दूसरी चीज़ जो उसने बोली क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट, या आप इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये जो नॉइज़ आई इसके लिए मुझे इग्नोर कर दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है,
तो हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A21, A22, और दूसरा मैट्रिक्स बी है हमारे पास B11, B12, B21, B22। तो देखिए इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। तो पहली चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गए। यस, दे कैन बी इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए और ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास यानी 1 1 1 1 के, 1 2 1 2 के, 2 1 2 1 के, 2 2 2 2 के इक्वल होता है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। अब देखो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स पे प्रॉब्लम कैसे बनती है। हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बोर्ड में आई हुई है। एग्जांपल ये है कि अगर हमें दिया है 5 3 x 7 दैट इज इक्वल्स टू y z 1 7, तो बताना है कि x कितना होगा। देखो दिस 5 इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल्स टू हाउ मच 5, तो 3 इज इक्वल्स टू z, तो z इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस 7 इज इक्वल्स टू 7। क्योंकि हमारे पास ये दोनों उसने बोला इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर भी सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। सो ये हमारे पास आंसर होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाएं, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ऐसे आ जाए, ये दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं? नल मैट्रिक्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 by 3, इसका ऑर्डर है 3 by 2। कंपेरेबल नहीं है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। कंपेरेबल होना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास 10th नंबर, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए हमारे पास दो तरीके के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। अगर किसी मैट्रिक्स में, जैसे ये हमारे पास डायगोनल हो गया, बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, अगर इसका लोअर एलिमेंट ज़ीरो हो जाए और ये 3 4 6 हो जाए, तो अगर लोअर एलिमेंट ज़ीरो हो गया देन इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इस मैट्रिक्स का अपर ज़ीरो हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे अगर ज़ीरो हो गया देन अपर, डायगोनल के ऊपर ज़ीरो हो गया देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या मैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? अब देखो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब ज़ीरो होते हैं। यस, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, या तो अपर या लोअर, भी लोअर कह लो इसको या अपर कह लो, बात एक ही है। यस, इट इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी चीज़, क्या हम किसी यूनिट मैट्रिक्स को बोल सकते हैं? यस, इसमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या हम किसी स्केलर मैट्रिक्स को बोल सकते हैं? यस, इसमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स all are triangular matrices। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक मैट्रिसेस हैं जिनकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, या मैं क्या नए कंटेंट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट मैं हमेशा कंसिडर करूँगा। आपके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे मैं उन सबको